नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिक मैथ लैब पर। और आज अब हम नया चैप्टर जो है, बेसिकली हम 3 चैप्टर इकट्ठा पढ़ लेंगे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कॉम्बिनेट्रिक्स और पिजन होल प्रिंसिपल, ये तीनों चैप्टर जो है हम पढ़ लेंगे साथ में। इससे पहले हमने जस्ट इसके पहले थोड़े कुछ चैप्टर पढ़े थे। और इन थ्योरी के बाद में, इन 3 चैप्टर्स के बाद में हमारे पास मोटा मोटा कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रह जाएगा। ठीक है, बाकी सारा सिलेबस हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और जब हमारा वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उतरेंगे किसमें, क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज भी है, ठीक है। अब बात ही बात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी भी कहते हैं। क्लास 10th का ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एपी की खासियत क्या होती है ना। अब एपी नाम अलग से दिया है तो कुछ ना कुछ इसका गुण होगा, है ना, कुछ ना कुछ इसकी खासियत होगी। तो इसकी जो जान है वो है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसकी जान क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। इसको हम लिखते हैं डी से। मतलब नाम ही है कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब एक जैसा, ऐसा डिफरेंस जो एक जैसा हो, है ना। तो एपी क्या होता है, देखो, एन एपी इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना। मतलब कि अगर जो डिफरेंस है लगातार टर्म्स के बीच में वो कांस्टेंट है, वो कॉमन है, एक जैसा डिफरेंस है, नाम ही है कॉमन डिफरेंस। तो मतलब 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3। ठीक है, ऐसे अगला जो टर्म होगा क्या होगा, 17, 17 - 14 3। अगला टर्म क्या होगा, 20, 20 - 17 3। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल जाएगा, डी इक्वल्स टू 3। ठीक है, यही कहलाती है एपी। अगर आपके पास ऐसा सीक्वेंस लिखा हुआ है, नंबर्स के नंबर मैंने लिख दिए, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर्स लिख रखे हैं मैंने। और वो के सारे सीक्वेंस में जो नंबर लिखे हुए हैं वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि उन सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक जैसा है, तो जो लिखे हुए नंबर्स है वो एपी में कहलाएंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे। ये पूरी की पूरी एपी बन जाएगी। ठीक है, अब एपी का जो पहला टर्म है, एपी का जो पहला टर्म है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ए। ठीक है, ए से क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो सीक्वेंस क्या बनती है, देखो, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में डी। अच्छा, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एपी दी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एपी दी हुई है, तो इस एपी के हम फर्स्ट टर्म और डी दोनों निकाल सकते हैं, है ना। कैसे? ए यानी फर्स्ट टर्म, तो 2 दिख रहा है सर। ठीक है, और डी क्या होगा, 5 - 2 कर लो, कोई भी लगातार दो टर्म्स लो, कोई भी कंसेक्यूटिव क्रमागत दो टर्म्स लो। ठीक है, 11 और 8 लिया और इनके बीच का डिफरेंस निकाला, 11 - 8, बाद वाले से पहले वाले को घटाओगे तो जितना आएगा वही डी कहलाता है, वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हमारे पास अगर एपी दी हुई है तो हम उससे फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं सर, और डी भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी आना चाहिए कि अगर हमारे पास ए और डी दी हुई है तो आप सीक्वेंस निकाल लो। तो कैसी बनती है सीक्वेंस? अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है तो ये समझ लो कि ए है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि कॉमन डिफरेंस है तो मतलब अगली टर्म जो होगी इससे ज्यादा होगी, डी, है ना। तो अगली टर्म में डी जोड़ दो तो ए प्लस डी आ गया। अगली टर्म में डी और जोड़ दो, ए प्लस डी प्लस डी। अगली टर्म में एक और डी जोड़ दो, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अगली टर्म में एक और डी जोड़ दो, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। क्लियर है? इस तरीके से क्या होगा, ये हमारी एपी बन जाएगी। अब इस ए को तो ए ही रहने दो, इस ए को हम ए ही लिखते हैं, ए प्लस डी को हम ए प्लस डी ही लिखते हैं, ए प्लस डी को हम ए प्लस 2 डी लिख सकते हैं, ए प्लस 3 डी लिख सकते हैं इसको, और ए प्लस 1 2 3 4 तो ए प्लस 4 डी। 4 बार डी आया भैया, और ऐसे करते हुए चला जाएगा। अब इसमें हमने एक पैटर्न नोटिस करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसका जो डेरिवेशन होता है वो यही होता है। ठीक है, कि भैया फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट में डी है नहीं, 0 डी। सेकेंड टर्म में एक बार डी है, थर्ड टर्म में यहाँ पे 3 डी नहीं है भैया, थर्ड टर्म में 3 डी होना चाहिए, लेकिन थर्ड टर्म में क्या है, 2 डी है। फोर्थ में 3 डी है, फोर्थ टर्म में 3 डी है, फिफ्थ टर्म में 4 डी है, एक एक कम हो रहा है। तो इसलिए जो nth टर्म होगा यानी ए एन, इसको हम क्या लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही है डेरिवेशन होता है nth टर्म का। ठीक है, nth टर्म आपको निकालनी है कि भैया इस वाली एपी या कोई भी आपके पास एपी दी हुई है उसकी nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी पता है, अगर ए और डी पता है, अगर देखो अगर सीक्वेंस दी हुई है तो ए और डी तो आप खुद ही निकाल लोगे। तो ए और डी अगर आपको मिल जाएगा तो आप सीधा ए एन में रखोगे और आपको nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है चीज? चलो
इसका वो भी है अपने पास, ठीक है। देखो, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को a+d, a+2d, a+3d, ठीक है। अब पैटर्न, ईच टर्म एड्स अनदर डी टू द प्रीवियस, हर टर्म में जो है तो एक डी जुड़ रहा है, ठीक है। तो a+n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला बन जाता है, यही इसका डेरिवेशन है, ऐसे ही होता है, ठीक है। डेरिवेशन जो है इसका पैटर्न वाइज ही होता है, इसमें वो नहीं रहता कि हम कोई वो लेके करते हैं सॉल्व इसको, कोई थ्योरम लगा के या कुछ भी, ऐसा नहीं, ठीक है। पैटर्न से ही सॉल्व होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मैथ्स में जो फॉर्मूले हैं, जो टूल्स हैं, वो पैटर्न से ही होते हैं, ठीक है। कि हमने देखा कि भैया a+d मतलब सेकंड टर्म हो रहा है, इसमें एक बार डी आ रहा है, a+8d मतलब एट्थ टर्म, तो एट्थ टर्म में बिना देखे कि भैया एट्थ टर्म इक्वल्स टू a+7d हो जाएगा। आप बोलो कि ए 112वीं टर्म है, तो a112 इक्वल्स टू a+111d, एक कम, ठीक है। तो यही पैटर्न जब हम देखते चले गए तो हमने देखा कि भैया n-1 होगा, ठीक है, जितना भी निकालना है आपको, कहीं भी कितना भी आगे चले जाओ आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है nth टर्म का, ठीक है। अच्छा, यही फॉर्मूला जो बनता है ये किसका बनता है, लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला कैसे, कि अगर आपके पास एक एपी दी हुई है और उस एपी कहीं पे रुक रही है, अब देखो लास्ट टर्म और nth टर्म में एक फर्क होता है, क्या, कि जैसे यहाँ पे एपी थी हमारे पास, ये हमारी एपी है, ठीक है, ये ओरिजिनल एपी है हमारी। अब इस एपी में आप नोटिस करोगे तो ये एपी रुक नहीं रही है, ठीक है, ये डॉट 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 लगा दिया है, इसका मतलब ये एपी चलती चली जा रही है। जब चलती चली जा रही है तो इसका nth टर्म आप निकाल सकते हो, है ना। मतलब कि आपसे मैं बोल दूं a 1021, तो आप बोलोगे a+1020d, और यहाँ पे a की वैल्यू 2 डाल दोगे, +1020 इंटू 3, तो जो भी ये नंबर आएगा ये इसका 1021वां पद हो जाएगा, या 1021वां टर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये आगे जाके कहीं पे रुक रही है, ठीक है, आगे जाके कहीं पे रुक रही है, तो जब वो रुक रही होगी यहाँ पे, ये L, तो लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला हो जाता है a+n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है सर, उसमें तो an था, 1021 निकालना होता था तो 1021 रख देते थे। अब यहाँ n क्या रखेंगे लास्ट टर्म के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे n वो होगा जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस सीरीज के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जो टोटल नंबर्स हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, n कहते हैं। तो हमको नहीं पता होता तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, और पता होता तो रख देते हैं कि भैया लास्ट टर्म निकालना है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो मैंने बोला कि इस सीक्वेंस में ये तो बताओ कितने टर्म है, कहीं ना कहीं जाके सीक्वेंस रुक रही है, प्रोग्रेशन रुक रही है, तब तो हम लास्ट टर्म निकाल पा रहे हैं। तो बोले कि सर इसमें 20 टर्म के बाद ये प्रोग्रेशन रुक जाती है, तो 20 टर्म के बाद आप लास्ट टर्म बताओ, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे 20 रख देंगे, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसका लास्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। अब जैसे दिखा है, फाइंड द 10th टर्म इफ a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 5, तो a10 निकालना है आपको, है ना, 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधा सीधा a+9d, ठीक है। और आपको क्या कह दे रखा है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 5 है, तो 9 इंटू 5, 3 + 45 इक्वल्स टू 48, ये हो जाएगी, ठीक है। चलो, यही डेरिवेशन होता है। अब एपी में एक और चीज आती है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। अच्छा, आप देखो जो ये nth टर्म वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा an का, तो उसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको इतनी इजी एपी नहीं आएगी, है ना, एपी नेगेटिव में भी आती है। मतलब अगर हमने दे दिया 2 0 -2 -4 -6 ऐसा दे दिया, तो अब ये एपी जो है ये घट रही है ना, घट रही है, 2 था 0 हुआ, 0 से -2 गया, तो उसमें a की वैल्यू तो दिख रही है 2 है, लेकिन d की वैल्यू क्या आएगी, 2 नहीं आएगी, डिफरेंस 2 दिख रहा है, लेकिन हम साइन के साथ लेते हैं तो बाद वाली से पहला वाला घटाते हैं, तो d की वैल्यू निकालना है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 0 -2 इक्वल्स टू -2, तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, आप ऐसा ले सकते हैं। अच्छा, जो d है ना, इसको a2 - a1 भी लिख सकता हूं, और a3 - a2 भी लिख सकता हूं, और a4 - a3 भी लिख सकता हूं। इस तरीके से मैं हर फॉर्म में लिख सकता हूं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉमन सेंस कहलाता है कि हाँ भाई आपको डी समझ में आता है कि डी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप उनको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें क्वेश्चंस में लगती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना, कि आपको सीधा सीधा डी ऐसा नहीं देगा कि हाँ ए की वैल्यू दे दी, डी पॉजिटिव दे दिया, ए की वैल्यू दे दी, खत्म बात, नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रूव करने के लिए आते हैं जो क्वेश्चन, तो वो ऐसे ही रहते लेंथी, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपका डी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, किन्हीं भी दो क्रमागत या किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स क्या जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आती है बात
सम ऑफ एन टर्म्स की। अब हमने बोला कि हमारे पास जो एपी थी 2 5 8 11, इस एपी का सम निकालना। सम निकालना मतलब क्या करना है, 2 + 5 + 8 + 11 प्लस डैश डैश जितने भी टर्म्स हैं इन सबको प्लस करके लिखो, ऐड करके लिखो। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि ऐड करने के लिए बोल रहा है तो ये प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं रुकती होगी, है ना। अगर नहीं रुकोगे तो बबुआ कहाँ तक जाओगे, है ना, ऐड करते हुए। तो रुकती होगी ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन। तो ये नहीं रुकती, नहीं भी रुकती तो हम बोलेंगे कि भाई 10th टर्म तक चलो ठीक है जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है, लेकिन 10 टर्म जो है, शुरू के जो 10 पद है, इन सबको आप जोड़ दो। ठीक है, और बताओ कितना आता आंसर। तो हर बार हम ऐसे मैन्युअली नहीं जोड़ेंगे। मैन्युअली जोड़ना मतलब कि हम सारे नंबर्स को लिखा कि 2 + 5 + 8, फिर उनको जोड़ रहे हैं कि हाँ 5 2 7 8 7 15 15 11 26, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। उसके लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए होता है। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि भैया अगर हमारे पास सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला कैसे आता है, डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेता है कि हमने बोला हमको एस एन चाहिए। अब हम इनको हमेशा जो फॉर्मूला बनाते हैं ना बच्चों, वो हमेशा हमको जनरल फॉर्म में करना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि वो सबके लिए काम करे। अगर मैं एक एपी को उठा के फॉर्मूला बना दूं तो वो सिर्फ उस एपी के लिए है ना, तो इसलिए हम हमेशा जनरल फॉर्म में लिखते हैं, हम कोई पर्टिकुलर कोई वो नहीं लेते। तो हमने बोला कि जो सम है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और करते करते ये nth टर्म है ना। ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और nth, ये टर्म्स लिखी हुई हैं। इनको अब क्या करूंगा, मैं इनको रिवर्स में लिख दूंगा। ठीक है, a + n - 1d पहले लिख दो, फिर इसके पहले क्या आएगा a + n - 2d, और ऐसे करते करते यहाँ a आ जाएगा लास्ट में, ये वाला टर्म आ जाएगा। रिवर्स करके लिख दो, इसको पहला टर्म बना दिया, फिर इसके बाद वाला सेकंड हो जाएगा, इसके बाद ये थर्ड हो जाएगा, और ऐसे करते करते जब इधर आओगे तो लास्ट में क्या बचेगा, a के पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, a + d रहा होगा, a + d के पहले क्या रहा होगा, a + 2d रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिवर्स में लिख दिए। अब रिवर्स में लिखने के बाद दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, बोथ रोज को ऐड कर दूं। तो Sn से Sn, Sn से Sn ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2Sn। कितना हो जाएगा, 2Sn। लेकिन जब इधर वाला टर्म ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इधर है a + d + a + 2d प्लस डैश डैश प्लस a + n - 1d। ठीक है, और दूसरी बार हमने लिखा तो यहाँ लिखा a + n - 1d प्लस यहाँ क्या आएगा, a + n - 2d प्लस डैश डैश डैश, यहाँ लास्ट में आ जाएगा इससे a। अब देखो ये वाली फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इधर हो जाएगा 2 की पावर 2Sn, सॉरी पावर नहीं। अब ये a और a ऐड हो जाएगा, है ना, ये तो वही रहेगा। तो a + a कितना होता है बच्चों, 2a। तो 2a + n - 1 इंटू डी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ये a और ये a ऐड होगा, ये a और ये a ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ d है और यहाँ n - 2d है, तो n - 2d में एक d और ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, n - 2 + 1, मतलब n - 1d, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों n - 1d प्लस, जब इस वाली टर्म से n - 3 वाली होगी ऐड तो भी क्या आएगा, 2a + n - 1 इंटू डी प्लस, ऐसे करते करते लास्ट वाला वही, जब ये a इससे लास्ट वाले से ऐड होगा तो कितना जाएगा, 2a + n - 1 इंटू डी। अब मैं ये देख रहा हूँ ये कितनी बार ऐड हुआ, एक ये है 2a + n - 1 इंटू डी, फिर 2a + n - 1 इंटू डी, फिर ये टर्म है ना। ऐसे करते करते हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं टोटल, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ये भी तो n टाइम्स था, यहाँ पे मैंने लिखा था ये nth टर्म है, ठीक है। तो n टाइम्स ऐड किया, n टाइम्स ऐड किया किसी चीज को, सेम चीज को, अगर मैं 1 को 1 1 1 1 करके n टाइम ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ना। अगर मैं 2 को n टाइम्स ऐड करता हूँ तो 2n, 3 को n टाइम्स ऐड करता हूँ तो 3n, 4 को n टाइम्स ऐड करता हूँ तो 4n। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को 2a + n - 1d को n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2Sn = n इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, और ये 2 कूद के इधर आएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Sn = ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ से लिखो Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बन गया एपी के अंदर। अच्छा, अब इसी चीज को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, है ना, इसी चीज को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। मैं कहाँ पे बता दूं, यहाँ जगह नहीं बचती यार मेरे को। ठीक है, इसी चीज को मैं कैसे तोड़ के लिख दूं, मैं क्या कह रहा हूँ, Sn = क्या हो जाएगा, n/2। अब जो ये 2a लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ a + a + n - 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, n/2, a को a रहने दो प्लस, क्या ये फॉर्मूला आपको देखा देखा नहीं लग रहा, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है या फिर an का फॉर्मूला है, तो आप इसको an के फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर इसको n/2 a + l भी लिख सकते हो।
तो ये एसएन के फॉर्मूले हो जाते हैं, जो आपको गिवन होगा उसके हिसाब से आप फॉर्मूलों का यूज करोगे। अब यहाँ पे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ 258, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3, जो वो पहले भी दे रखी थी। तो S10 निकालना है, तो n की जगह 10 रख दिया, n यूज किया ना। देखो Sn में यहाँ n की वैल्यू जो डालोगे वहां आगे फर्दर भी आपको n की वैल्यू वही डालनी पड़ेगी। अब 10 टर्म्स का पूछा है तो S10 होगा, 10 होगा तो यहाँ भी 10 लिखेगा, 10/2 + 2 × 2 + 9 - 3, 9 × 3 इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारा 155। मतलब हमने मैनुअली नहीं जोड़ा इस बार कि 2 + 5 7, 7 + 8 15, ऐसा करके नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, हमको 155 आ गया। ठीक है, और इससे बड़ी बड़ी भी तो एपी हो सकती है, तो बहुत छोटी एपी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब आती बात, अब देखो ये था मेन मेन एपी का जो क्रक्स जिसको कहते हैं ना, क्रक्स मतलब निचोड़, जो मोटा मोटा होता है। ठीक है, आपको जो है तो इन चीज़ों को समझ के चलना है कि भैया जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि जल्दी से थ्योरी कंप्लीट करो, हम क्वेश्चंस में आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि वहां जाके मैं जब बोल रहा हूँ कि भैया a माइनस कोई कोई भी एक चीज़ मैंने बोली कि वहां पे मैंने लिख दिया A2 - A1 इक्वल्स टू 1027 - 1026, ऐसा कुछ करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो बोला कि ये सर कहाँ से आया। ठीक है, तो इसलिए ये सारी जो बेसिक्स लेक्चर्स हैं ये सारे देख लेना एक बार। ठीक है, इसी के बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो वो चीज़ हम वहाँ पे डिलीवर करेंगे। चलो, अब आती बात सेकंड टॉपिक, जो सेकंड चैप्टर है वो इनइक्वालिटीज़ का। ये छोटे छोटे 3 टॉपिक्स थे, 3 चैप्टर्स थे, साथ में कर लेते हैं, तो 17-17 मिनट के कौन वीडियो बनाए, है ना। तो अब इनइक्वालिटीज़ होता है और अपने पास टाइम भी कम है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज, अब हमको पता है इक्वलिटीज क्या होता है, मतलब इक्वल से बना है ना। इक्वल मतलब होता है कि इक्वल का साइन ये होता है, मतलब ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है। इनइक्वालिटीज का मतलब इक्वल नहीं है, तो इन इक्वल नहीं तो क्या होगा, या तो ये, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, या तो ये, इसको हम कहते हैं लेस देन, ठीक है, या तो ये, इसको मैं क्या कहूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स, और इक्वल टू, जरूरी नहीं कि ग्रेटर ही हो, बराबर भी हो सकता है ना। और इसको कहूंगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और एक और साइन होता है ये, इज नॉट इक्वल टू, ये भी होता है। तो इन साइंस का ध्यान रखना है, ये इक्वल के अलावा है, क्योंकि इक्वल वाला तो मुझे पता है, इनइक्वालिटीज में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही यही पॉसिबिलिटीज बचती है। इन साइन का मतलब समझ लो, है ना। अगर लिखा है x इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब x जो है आपका हमेशा 7 से बड़ा है। x कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो होगा 7 से बड़ा। मैंने लिख दिया x इज लेस देन 7, x कोई भी नंबर हो सकता है बट वो हमेशा 7 से छोटा होगा। अगर मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, मतलब x 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 और उससे बड़ा, दोनों चीज हो सकती है। जब मैंने ये लिखा था, सीधी सी बात है, इंक्लूजन की बात हो जाती है। देखो इसमें 7 नहीं होगा, अगर आपको सारे x ढूंढना है जो 7 से बड़े हो, तो आप कहाँ स्टार्ट करोगे, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 8 9 10 11 12 ऐसे चलोगे, ठीक है। लेकिन जब ये वाला साइन रहेगा तो आप 7 से स्टार्ट करोगे, 7 को भी इंक्लूड करोगे, क्यों, क्योंकि इक्वल्स का भी साइन लगा है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्क आता है। इस तरीके से लेस देन में भी होता है यहाँ पे, ठीक है, नॉट इक्वल टू का तो हो। चलो, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आती है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम मॉड के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू गिव्स द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम जीरो, जीरो से आपको क्या देती है, डिस्टेंस देती है। अब नॉर्मली डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ऐसा कह रहा है, ये बीच में जीरो है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, ठीक है। अब अगर हम जीरो से मुझे 2 जाना है, तो मैं कितने कदम चलूंगा, 1 2, तो डिस्टेंस कितनी हुई 2, और नंबर भी क्या है 2 है। अब जीरो से मुझे -2 जाना है तो कितना होगा, 1 2, तो ये कदम कितने चले मैंने जीरो से जाने के लिए, 2 ही कदम चले ना। भले मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में चले, इसलिए मेरे को वैल्यू क्या मिली, -2 मिली। पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो कितनी मिली, 2 मिली, लेकिन चले मैंने 2 कदम, तो जब -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा तो वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जाने के लिए मुझे लगा कितना, 2 कदम मिलेगा। तो वो यही कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू गिव्स द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम जीरो, जीरो से जो है डिस्टेंस देता है, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, x इक्वल्स टू -x इफ x लेस देन जीरो, ठीक है। अब यही फॉर्मूला होता है, हमको पहले बचपन में पढ़ा दिया जाता है सीधे सीधे कि अगर मॉड के अंदर -3 दिखे सर तो वो 3 हो जाएगा, और मॉड के अंदर 3 दिखे तो वो भी 3 हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाता है। बट होता कैसे है ये, देखो जो मॉड का ग्राफ होता है, ग्राफ से समझते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव नंबर ले रहे हो 3,
तो भी आपको आंसर 3 मिलेगा, और निगेटिव ले रहे हो क्या -3 तो भी आपको आंसर 3 मिलेगा। ठीक है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब होता क्या है कि अगर -x लेते हैं, x <0 और पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये ब्रांच फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये ब्रांच फंक्शन की खासियत क्या होती है कि अगर आपका x 0 से बड़ा है ना, x अपने आप में कोई वैल्यू लेता है जो कि 0 से बड़ा है, सपोज दैट 8 लेता है, तो जब x 8 लेता है तो x की वैल्यू सीधा एज इट इज x आ जाएगी, है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे x की जगह 8 रख दो इसके अंदर, तो वैल्यू क्या लेगा वो x, मतलब सीधा सीधा 8 आ जाएगी। लेकिन x अपने आप में 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, x अपने आप में नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, मैंने बोला -3 ये ले रहा है, तो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो अब हमको जब मॉड से निकालते हैं ना, तो हम डायरेक्टली जो 3 लिख देते हैं, बेसिकली वो क्या होता है माइनस ऑफ x होता है। मतलब एक x के अंदर -3 है और साथ में उसको एक बार और आप निगेट कर दो, एक बार और निगेटिव लगा दो, तो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो ये होती है मेन मॉड की फंक्शन, है ना। ये होती है उसकी क्वालिटी कि भैया आपके पास एक निगेटिव पहले से है, तो उस चीज को निगेट करने के लिए मैं एक बार और निगेट कर दूंगा। समझ रहे हो, निगेट करना मतलब एक तरीके से कैंसिल करना। ठीक है, तो अगर हमारे पास माइनस पहले से है, तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं एक बार और माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फंक्शन हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का बन जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज है कि अगर आप दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मॉड लेते हो, तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है, ऐसे हो सकता है। दूसरा, अगर आप दो बार ले लेते हो मॉड, है ना, कि मॉड ऑफ -3 के ऊपर मॉड, तो भी वो कितना आएगा 3 ही आएगा, यानी मॉड ऑफ -3 यानी 3 ऐसे आ जाएगा। तो आप दो बार लो, तीन बार लो या एक बार लो, बराबर आएगा वैल्यू। ठीक है, फिर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर आप सम कर रहे हो और फिर मॉड ले रहे हो, तो वो हमेशा वैल्यू छोटी रहेगी अलग अलग मॉड लेने से। ठीक है, अलग अलग। या फिर इसको ऐसा समझो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं कि ये चीज फॉलो करता है कि आपका ट्रायंगल कितना भी हो, और कोई भी दो पेयर उठाओ आप ट्रायंगल के और उनको ऐड कर दो, तो ऐड करने पे हमेशा जो तीसरी लाइन है ना उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तीसरी लाइन कितनी भी बड़ी हो, तीसरी हाइपोटेन्यूज दिख रही है सबसे बड़ी, लेकिन ये छोटी छोटी, लेकिन इनको जैसे ही ऐड करेंगे ना तो इससे तो ज्यादा हो ही जाएगी। यही होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसका यूज करके हमारा ये अभी बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब आ रहा है एम जी एम इनइक्वालिटी। एम जी एम में कैसे इनइक्वालिटी होती है कि भैया एम क्या होता है अर्थमेटिक मीन, जीएम क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ये एक रिजल्ट के तौर पे हमको याद रखना है। अब देखो यही इनइक्वालिटी हम निकालेंगे। होता क्या है अर्थमेटिक मीन, अगर हमारे पास दो नंबर है ए तो इसके और बी, तो इसके जस्ट बीच में एपी को फॉलो करता हुआ, कैसा एपी को फॉलो करता हुआ एएम आएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन नॉर्मली हमको पता है दो नंबर का कितना होता है ए प्लस बी बाई दोनों नंबर का सम अपॉन 2। तीन नंबर का कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीन नंबर का कितना होता है चार नंबर का ए प्लस, सॉरी ये 3 आएगा, सॉरी डी, ये 4 नंबर अपॉन 4। ये होता है अर्थमेटिक। लेकिन जब हम इस तरह की एपी के अंदर सॉल्व करते हैं, तो हम दो नंबर का जब लेके चलते हैं, तो हमारा ये पता होता है कि भैया इन दोनों के नंबर के बीच में आएगा और प्रोग्रेशन को फॉलो करता हुआ आएगा। तो ये हो जाता है हमारा एएम का फॉर्मूला। सिमिलरली जीएम का होता है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमारी एपी होती है वैसे एक जीपी होती है। ठीक है, जीपी में क्या होता है बच्चों कि जो जीपी होती है उसमें ना ए में आर का मल्टीप्लिकेशन, फिर एक आर का और मल्टीप्लिकेशन, फिर एक आर का और मल्टीप्लिकेशन, और अब देखो ट्रेंड देखो कि भैया सेकेंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में पावर 2 है, फोर्थ टर्म में पावर 3 है, तो जो nth टर्म होगा तो क्या होगा उसमें पावर n-1 हो जाएगी पावर। तो ये जीपी बन जाती है। ठीक है, जिस तरह उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, कॉमन रेशियो मतलब कि आप किन्हीं भी, अब जैसे मैं सेकंड टर्म a2 अपॉन a1 को डिवाइड करूं या फिर मैं a3 अपॉन a2 को डिवाइड करूं, हमेशा मुझे कॉमन रेशियो मिलेगा r। ठीक है, ठीक है, तो ये बनती है जीपी। इसी जीपी से हमारा आता है जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन भी इन दो टर्म के बीच में ए और बी के बीच में आ जाएगा और फॉलो करता हुआ आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये, ठीक है, इसको मैं सॉल्व ही करा देता हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं देखो समझो तुम। देखो मैंने बोला कि ये आएगा एपी को फॉलो करता हुआ, तो एपी को फॉलो करता हुआ आएगा तो क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस ये, यही आएगा। अब इस ए एम को मैं इधर ला सकता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये वाला ए एम आएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए एम प्लस ए एम।
इक्वल्स टू, ये एक उधर भेजो तो यहाँ निगेटिव ए है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव ए हो जाएगा, ए प्लस बी। ए एम प्लस ए एम कितना होता है बच्चों, ए एम इक्वल्स टू ए प्लस बी, 2am होता है, ठीक है। और ए एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकलता है। सिमिलरली मैंने बोला कि जो जीएम होता है वो भी अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। तो अगर फॉलो करता है तो कॉमन रेशियो बराबर होगा, कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो जीएम का जीएम से किया कितना आएगा, जीएम स्क्वायर, और ए और बी का करेंगे तो ए बी। तो यहाँ से जीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ ए बी। क्लियर है चीज। तो ये जीएम निकल जाता है और ये एएम निकल जाता है। अब इसकी इनइक्वालिटी की बात कर रही है कि जैसे अर्थमेटिक मीन ज्यादा कैसे होता है, ठीक है, जीएम से। इक्वालिटी व्हेन ए इक्वल्स टू बी, अगर दोनों नंबर सेम है ए और बी तो उसके बाद दोनों ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रूफ स्केच देखो दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सीधी बात है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है मतलब भैया पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो जीरो से ज्यादा होगा। इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इसी को ओपन कर दिया बस। इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए बी, है ना। अब क्या किया, यहां भी आपने प्लस फोर ए बी किया और दूसरी तरफ भी प्लस फोर ए बी किया, तो इधर वाला फोर ए बी प्लस करने पे बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उधर वाला फोर ए बी प्लस किया जीरो में तो फोर ए बी है, अभी भी ये वाला टर्म ज्यादा है। अब ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ए बी। यहीं से हमारा निकल जाएगा कि ए प्लस बी बाई टू, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या बचेगा, रूट ऑफ टू रूट ए बी, और टू को उधर ले आओगे तो ए प्लस बी बाई टू ए बी, और ये हमारा क्या है, ए एम है, और ये हमारा क्या है, जी एम है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या। यहाँ पे किया क्या है, रूट लोगे तो इधर बचेगा ए प्लस बी, इधर बचेगा, इधर बचेगा टू रूट ए बी, ठीक है, और फिर इस टू को नीचे ले आओगे, ठीक है। अच्छा, इनइक्वालिटीज में एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जब तक नॉर्मली हम दोनों तरफ सम कर देते हैं इनइक्वालिटीज में सॉल्व करते टाइम, है ना। जो हम ये कर रहे थे ना, जैसे हमने बोला कि ये बोला कि इस एम को इस तरफ लेके आ गया, ये कर दिया, लेके आना का मतलब होता है कि भैया इधर भी एम ऐड कर दो, इधर भी एम ऐड कर दो। तो इधर एम ऐड करोगे तो एम प्लस एम कितना हो जाएगा, टू एम हो जाएगा, और इधर एम ऐड करोगे तो माइनस एम प्लस एम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इधर से एम गायब हो जाएगा। सिमिलरली अगली स्टेप में इधर भी प्लस ए कर दो, इधर भी प्लस ए कर दो, तो प्लस ए माइनस ए इधर से ए हट जाएगा और ए इधर हो जाएगा। तो ये चीज़ ना करके हम बोलते इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। अब वो बसा हुआ है तो मैं वो हटाना नहीं चाहता अभी, खासतौर से एग्जाम के इतने क्लोज में, कि आपको फिर ये नई चीज़ कैसे होती है तो समझाऊं कि आप हमेशा दोनों तरफ। तो लेकिन इनइक्वालिटी में हमको यही सेम चीज़ करनी पड़ती है। हम सीधा सीधा से ले जाएंगे ना, कि जैसे हमारे पास लिखा 4x प्लस फाइव इज लेस देन थ्री, तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं कि 4x 5 को उधर ले गए तो कितना बचेगा, 3 माइनस फाइव माइनस टू, फिर x माइनस टू अपॉन फोर तो कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। इस तरीके से, तो इस तरीके से करने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम दोनों तरफ बोल दें कि इधर भी माइनस फाइव ऐड करो, इधर भी माइनस फाइव ऐड करो, यही प्रॉपर तरीका होता है। तो इस पर ऐसा समझ लो कि अगर ऐसा है, चलो आप इस तरीके से कर भी रहे हो जो अभी मैंने करके दिखाया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करो या माइनस कॉमन लो, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड करो मल्टी माइनस का, तो आपकी जो इनइक्वालिटी वो चेंज होगी। अगर ऐसी है तो वो ऐसी हो जाएगी, और ऐसी है तो वो ऐसी हो जाए, वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप रेसिप्रोकल लेते हो, क्या लेते हो, पूरी इनइक्वालिटी चेंज कर देते हो और सबका जो है वन अपॉन ले लेते हो, है ना। अगर लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अब मुझे वन अपॉन एक्स लेना, तो ये ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, ये तो रेसिप्रोकल लिया तो चेंज हो गया। अगर मेरे पास था एक्स इज ग्रेटर देन वाई माइनस थ्री, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स इधर हो जाएगा और हो जाएगा माइनस वाई माइनस थ्री, ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में इनइक्वालिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आती बात कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की, ठीक है। कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमको क्या बताती है कि फॉर रियल नंबर्स ए वन ए टू ए एन एंड बी वन, इस तरह के अगर मेरे पास नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हैं जो ए वन ए टू ए एन है और दूसरा सीरीज है बी वन बी टू, किसी भी फॉर्म में, तो मैं अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ए वन बी वन का मल्टीप्लाई, ए टू बी टू का और ए एन बी एन का, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाऊं और सबका सम करके स्क्वायर कर दूं, सबका सम करके स्क्वायर कर दूं, तो वो हमेशा छोटा रहेगा अलग अलग से, कि मैं इसका स्क्वायर करूं प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री, ऐसे करते करते ए एन तक के स्क्वायर करूं,
फिर उसका मल्टीप्लाई करो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर करके ऐड करो, समेशन का मतलब यही होता है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी अलग अलग की। और मैंने अभी बताया था ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी कि भैया आप अलग अलग करोगे ना, जैसे मैंने बताया क्या था कि मैंने क्या बताया था कि मॉड ऑफ a प्लस बी ये हमेशा छोटा होगा अलग अलग से, ऐसा। तो यहां पे भी जब आप अलग अलग स्क्वायर कर रहे हो और बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो सम करके, है ना, पहले आपने स्क्वायर किया फिर सम किया, मतलब इसका इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस an का स्क्वायर। अब ये एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, ठीक है, बड़ा सा छोटा कैसे भी आ सकता है, इनटू इसका मतलब क्या होता है b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस bn का स्क्वायर। ये भी एक नंबर होगा। तो ये नंबर हमेशा जो है मल्टीप्लाई बाद में कर रहे हो आप पहले सम करके, तो ये नंबर बड़ा होगा किससे, इसका मतलब क्या होता है a1 v1 प्लस a2 b2 प्लस डैश डैश an bn, और ये जो भी नंबर है इसका स्क्वायर कर दो तो ये बड़ा होगा। तो यही कहलाती है हमारी स्वार्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, कॉशी स्वार्ज इनइक्वालिटी। इस एग्जांपल दे रखा कि अगर a में आपके 1 2 है और b में 3 4 है, तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लिया 1 का 3 से, 2 का 4 से, फिर सम किया, उसके बाद स्क्वायर किया, तो 121 आ रहा है और वहाँ 125 आ रहा है दूसरी तरफ अलग अलग करने में। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है। आप ऐसे कोई भी दो नंबर रियल नंबर्स ऐसे ले सकते हो सीरीज बना के, ठीक है। अब आती है शेबीशेव इनइक्वालिटी। ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम की इनइक्वालिटी है। यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलरली ऑर्डर्ड सीक्वेंस, इफ टू सीक्वेंसेस आर सिमिलरली ऑर्डर्ड बोथ इंक्रीजिंग और बोथ डिक्रीजिंग, ठीक है, दो सीक्वेंस है जो कि एक जैसे ऑर्डर है कि a1 से बड़ा a2 से बड़ा a3 ऐसे, है ना, तो ये ऑर्डर्ड है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, ऐसे आपके पास अगर ऑर्डर है तो आप क्या करोगे कि इनका सम लिया, सम लेके n से डिवाइड कर रहे हो, मतलब एक तरीके से मीन ले रहे हो, तो मल्टीप्लाई करके मीन लो, ये हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, अलग अलग वाले मीन से। तो मीन में कहानी उल्टी हो जाती है। अभी तक हमने क्या देखा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कि अलग अलग वाला ज्यादा भारी रहता था, ज्यादा बड़ा रहता था, बट यहाँ जब मीन लेते हैं तो जब मीन आएगा तो इसका मीन ज्यादा आएगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करके लेंगे हम। इसका मतलब क्या है, a1 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस डैश डैश प्लस an bn के अपॉन में n, ये वन अपॉन n है। ये बड़ा होगा नंबर किससे, समेशन ए आई, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n, और ये नंबर मल्टीप्लाई होगा किससे, b1 प्लस b2 प्लस bn अपॉन n का। आप खुद बताओ ये क्या चीज लिखी हुई है, ये जो चीज है a1 b1 का मल्टीप्लाई करके आपको मीन निकाला हुआ है ना, एवरेज निकाला हुआ है। यहाँ पे a का सारे a का एवरेज और इनटू सारे b का एवरेज, तो जब सारे a का एवरेज लोगे और b का एवरेज लेके मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा छोटा हो जाएगा किससे, जो साथ वाला है, ठीक है। और यही हमारी शेबिशेव्स इनइक्वालिटी होती है। इसका मीनिंग भी देखो बहुत अच्छे से लिखा है, व्हेन लार्ज नंबर्स पेयर विथ लार्ज नंबर्स, जब बड़े नंबर के साथ पेयर करते हैं, द एवरेज प्रोडक्ट इज एट लीस्ट, जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो एट लीस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेजेस, ठीक है, जो अलग अलग एवरेज लिए उनका प्रोडक्ट करेंगे तो एट लीस्ट इतना तो होगा ही होगा या उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। जब हम बड़ा नंबर बड़े नंबर से मिलेगा, क्योंकि ये सारे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो a1 b1 में ये सबसे बड़ा भी आएगा और छोटा भी आएगा, तो जब मिलेगा तो एटलीस्ट इसके तो बराबर होगा ही होगा अलग अलग वाले से, या फिर उससे बड़ा होगा। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ऑल ए आईज आर इक्वल और ऑल बी आईज आर इक्वल, है ना, दो में से एक चीज होगी, सारे ए वन ए टू ए एन जो है इक्वल है, या फिर बी वन इक्वल है, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, मतलब इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी बता दिया कि इक्वल का साइन कब आएगा, ठीक है। चलो, अब आता है ये हमारा आज का लास्ट कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है। कॉम्बिनेट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली तीन तरीके की चीज होती हैं, पिजन होल प्रिंसिपल, और साथ में रिकरेंस रिलेशन और सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, इस तरीके से चलता है, ठीक है। चलो, अब देखो सबसे पहली चीज आती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है। फैक्टोरियल में क्या होता है कि भैया अगर n फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू वन तक जाना है आपको उल्टा मल्टीप्लाई करते हुए। मतलब अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसका मतलब है 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अगर आपके पास 8 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा, 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है।
अब जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है बाई कन्वेंशन। अब 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इन सबकी वैल्यू दी है। 5 फैक्टोरियल तब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 5 की 120 होती है, 4 की 24, 3 की 6 होती है, 2 की 2 होती है और 1 की 1 और 0 की भी 1। ये कहलाता है हमारा फैक्टोरियल। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, है ना। चलो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक वो याद दिला देता हूँ। एन परम्यूटेशन आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। अगर एन कॉम्बिनेशन आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूले होते हैं ना, इसको एन चूज आर भी कहते हैं और ये एन पी आर होता है। ये परम्यूटेशन में लगता है, ये कॉम्बिनेशन में लगता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क क्या होता है कि परम्यूटेशन में आपको ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन आर जस्ट कॉम्बिनेशन, है ना। अगर मैंने बोला कि मुझे ए बी सी, इससे कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, ठीक है, ए बी सी में कितने वर्ड्स बना सकता हूँ 3 लेटर्स के ही, तो मतलब क्या आएगा 3P3, है ना। तो इसमें क्या होगा, मैटर करेगा कि ए बी सी है, कि ए सी बी है, कि ए बी बी ए सी है, ए सी बी, है ना, बी ए सी, ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे ना। 3 6 तो बनेंगे ही नहीं, 3P3 मतलब 3 बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे बन गए किस तरह से, तो हमको इसमें ऑर्डर ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब ए बी सी बी ए सी से अलग है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन में मैं बोला कि 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लेना, ए बी सी डी, इसमें से 3 नंबर के कॉम्बिनेशन लेना, तो चाहे ए बी सी हो चाहे बी ए सी हो, सबको एक ही बार गिना जाएगा, ठीक है। ए बी सी अलग आएगा, बी सी डी अलग आएगा, ए बी डी अलग आएगा, ऐसे करके हम अलग अलग ले लेंगे। अब ए बी डी, डी ए बी, है ना, और बी ए डी, ये जितने भी हैं सब एक में गिने जाएंगे। तो उसमें मैटर नहीं करता है कि आपका ऑर्डर क्या है नंबर्स का, या पैटर्न क्या है ना, कि ए बी डी है या बी ए डी है, दोनों को एक ही गिना जाएगा। लेकिन परम्यूटेशन में अपने आप में दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। यही फर्क आता है इस आर फैक्टोरियल का। अब कभी डीप में जाने का मौका मिलेगा तो चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में भगवान करे आ जाए तो समझाना पड़े। क्वेश्चन में जब समझा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अब आता है बायनोमियल कोफिशिएंट। तो देखो बायनोमियल कोफिशिएंट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम पे लेके चलूंगा, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, इत्तू सा, जरा सा बिल्कुल। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है कि अगर लिखा आपके पास x प्लस ए की पावर n, तो क्या होगा कि इसको ऐसा होता है, समझ लो, NC0 स्टार्ट करो प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCn। अब इसमें होता है NC0, एक की पावर सबसे बड़ी ले लो, x की पावर n ले ली, तो एक की सबसे छोटी पावर का ऐड जो है हमेशा, एडिशन हमेशा n आना चाहिए हर टर्म में। अब x की पावर 1 घटा दो, x की 1 घटाओगे तो एक ही एक बढ़ा दो, फिर x की एक और घटाओ और एक ही और बढ़ाओ, और इनको ऐड करोगे तो n ही आएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये होती है हमारी बायनोमियल थ्योरम। अब इस बायनोमियल थ्योरम में ये जो NC0 है, NC1 है, ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इनका फॉर्मूला मैंने बताया, NC2 है कैसे भी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ सी एन के इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू ये फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना। एनसीआर को लिखने के तरीके बता देते हैं, देखो घबरा नहीं जाएंगे, सर आपने तो एनसी के बताया था। अब जैसे एनसीआर भी लिखते हैं, एनआर ऐसे भी लिखते हैं अगर ऐसा ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है, और साथ में सी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनआर ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। और हमेशा आपको याद रखना है इसके लिए कि एन की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी किसके, आर से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आर बड़ा हो जाए, है ना। 3C7, 3 चीजों में से हम 7 चीजें कैसे चूज करेंगे, है ना। 7C3 का मतलब होता है कि आपके पास 7 चीजें हैं, उनको किस तरीके से, कितने नंबर ऑफ तरीकों से आप जो है तो 3 चीजों को चूज कर सकते हो, ये होता है। लेकिन 3C7 नहीं होगा। ये सब छोटे छोटे रिजल्ट्स बहुत काम के होते हैं, ठीक है। अब आती है बात बायनोमियल थ्योरम की। बायनोमियल थ्योरम a प्लस बी की पावर n इक्वल्स टू समेशन सी एन के इंटू ए की पावर n माइनस के इंटू बी की पावर के। मैंने खोल के बता दिया, जैसे a प्लस बी 3, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 3C0 लिखा हुआ बेसिकली, 3C0, और इसको सॉल्व किया तो हमको ये आ जाएगा। बोलो तो इसको करा दो, ठीक है। और ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जितने भी फॉर्मूले ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी। अब बायनोमियल का मतलब भी होता है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल, पॉली यानी बहुत सारा, तो पॉलिनोमियल यानी बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। मोनोमियल मतलब एक टर्म,
तो बायनोमियल में हमेशा हम दो टर्म ही लेंगे ना, तो आप ये मत बोलना कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीन टर्म्स ले लिए और उसका आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ बायनोमियल से, नहीं वो ट्राइनोमियल हो गया। तो बायनोमियल में ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल पावर 4, इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं जो इस पैटर्न में आते हैं, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक प्रूफ बताता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब नॉर्मली मुझे पता है क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसको सॉल्व हम बायनोमियल की हेल्प से करते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी की पावर अगर n है सर, तो ये होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डैश 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 ncn। अब इसमें को फॉर्मूला पे कैसे लिखेंगे, मैं इसलिए करा रहा हूं कि अगर ये धोखे से आ जाए कि प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, तो आपको आना चाहिए एक आइडिया, तो इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी सारे आप ए प्लस बी का होल क्यूब ये सारे आप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे n से 0 आया, यहाँ पे क्या होगा, हाँ ए की पावर सबसे ज्यादा n, बी की पावर 0, ए की पावर n-1 तो बी की पावर 1, फिर ए की पावर n-2 तो बी की पावर 2, और लास्ट में आ जाएगा ए की पावर 0 और बी की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c0, कितना आ जाएगा 2c0, अब a की पावर सबसे ज्यादा कितनी 2, b की पावर 0 प्लस 2c1, a की पावर 2-1, b की पावर 1 प्लस 2c2, a की पावर 2-2, b की पावर 2। अब इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता, 2c3 कर नहीं सकता, मैंने बताया ये नीचे वाला बड़ा नहीं हो सकता। चलो 2c0 मतलब क्या हो गया कि 2c0, देखो किसी का भी c0 लो वो कितना आता है, अगर मेरे पास है 3c0 तो इसकी वैल्यू आएगी 3, nc0 मतलब n होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा समझो कि 2 फैक्टोरियल अपॉन 2-0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं तीनों की वैल्यू निकाल के रख देता हूँ, 2c0 इक्वल्स टू होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2-0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। अब ये तो रहेगा 2 फैक्टोरियल, 2-0 कितना होता है सर 2, 2 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये 1, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल नहीं हो जाएगा तो बचेगा 1। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है 2c1, इसका मतलब होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2-1 कितना होता है 1, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है, तो ये बचेगा कितना 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। फिर आता है 2c2, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2-2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो बचेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2-2 कितना होता है 0, 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 तो बचा 1, तो ये वैल्यू आएगी 1 और ये 2 और ये 1, रख दो फेंक के मारो, तो 2c0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 0, किसी की पावर 0 हो उसको हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस 2c1 की वैल्यू 2, ए की पावर 2-1 कितना होता है ए, बी की पावर 1 बी, प्लस 2c2 1, ए की पावर 2-2 ए की पावर 0, ए की पावर 0 यानी 1, और बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली आप बड़े का भी कर सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस है ना ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस वाले भी आपको आने चाहिए। ठीक है, बायनोमियल में। चलो अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, ये क्या लिखा हुआ है कायदे से, कायदे से कायदे क्या लिखा है कि नंबर इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कहलाता है बेसिकली, ये देखो वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो, बहुत इजी हो जाता है ये, कि आपके पास ये ए है ये बी है, अब ए यूनियन बी में ये दोनों आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपको यूनियन निकालना मतलब ये पूरा प्लस बी का पूरा, तो आप क्या करोगे, अब जब ए का पूरा लोगे तो ए का पूरा लोगे तो ये पूरा आ रहा है सर, तो आपने एक का प्लस कर दिया। ठीक है, फिर बी का पूरा प्लस कर रहे हो तो बी का पूरा कर रहे हो तो फिर ये लिया, अब जब ये आपने एक बार ये लिया था तो ये वाला टर्म आ चुका था पहले, अब जब बी का लिया तो दोबारा आ गया, तो जब दो बार आ गया तो हमको एक ही बार लेना है, तो एक ही बार लेना है, तो एक बार हम इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा देंगे। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब आता है
स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, दोनों को कर रहा है, मतलब कि इंटरसेक्शन है। तो बोला टोटल लाइकिंग एट लीस्ट वन। हमेशा ये समझना कि जब एट लीस्ट वन की बात हो रही है या और की बात हो रही है, और की बात हो रही है तो यूनियन लगेगा, और एंड की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये समझना चाहिए कि ए यूनियन भी बोल रहा है निकालने को, कि ए इंटरसेक्शन भी बोल रहा है। तीन सेट्स के लिए, तीन सेट्स के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको भी आप वेन डायग्राम बना के समझ सकते हो, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब आता है पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके एन पिजन्स जाते हैं एम होल्स में, है ना, और एन बड़ा है, मतलब कि पिजन्स ज्यादा हैं होल्स कम है, तो देन एटलीस्ट वन होल हैज मोर देन वन पिजन। मतलब एक ऐसा होल होगा, एक कम से कम ऐसा होल होगा जिसमें जो है तो एक से ज्यादा कबूतर होंगे। और सही बात है। जैसे एग्जांपल के लिए, क्लासिक एग्जांपल, 13 पीपल इन अ रूम, 13 लोग एक रूम के अंदर हैं, देयर आर ओनली 12 मंथ्स, और 12 मंथ है, तो एक ज्यादा हो गया, है ना, ज्यादा हो गया। तो जब ज्यादा हो गया तो एटलीस्ट 2 पीपल मस्ट शेयर द सेम बर्थ मंथ। ठीक है, कम से कम 2 लोग तो बर्थ मंथ शेयर ही करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि भाई सीधी सी बात है भाई कि अगर आपके पास 2 होल है ना, और पक्षी 3 है, तो कम से कम एक होल में तो 2 जाएंगे ना, क्योंकि एक में एक चला गया, एक में चला गया, दो दो तो हो गए, है ना। आपके पास ये, आपके पास 3 कबूतर है, 3 कबूतर है, तो एक इसमें चला गया सर, एक इसमें चला गया, ये दोनों चले गए, ये तो बचा ना, तो किसी ना किसी में तो जाएगा, तो मतलब एक एक होल, एक छेद तो ऐसा होगा जिसमें 2 जाएंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है पिजन होल प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसका बहुत ज्यादा काम होता है कि जनरलाइज्ड, हाँ, जनरलाइज्ड पिजन होल होता है कि n इज ग्रेटर देन के एम, एटलीस्ट वन बॉक्स हैज ग्रेटर देन k प्लस वन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसको अपर सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, n अपॉन k, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, कि अगर आपके पास n पिजन्स हैं और k होल्स हैं, तो एन बाई के आपका वो आएगा। ठीक है, अपर सीलिंग। और अपर सीलिंग फंक्शन कैसे होता है कि जैसे जो हमारा लोअर सीलिंग होता था, इसके अंदर अगर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.5 है तो उसका आंसर 2 आता था, लेकिन अपर सीलिंग में 2.5 का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म हो जाता है। इनको हम क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। अब ये लास्ट आता है रिकरेंस, है ना, लास्ट ही है ना, रिकरेंस, हाँ, जनरेटिंग फंक्शन लास्ट। देखो, रिकरेंस रिलेशन नाम क्या होता है? रिकर करना, रिकर मतलब रिपीट करना एक तरीके से। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है कि आपके पास ना पिछली टर्म है, पिछली टर्म है, उससे आप आगे वाली की टर्म निकाल सकते हो, और जब तक पिछली टर्म नहीं है तब तक आप अगली टर्म नहीं निकाल सकते, उसी को हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब देखो, अ सीक्वेंस वेयर ईच टर्म इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अर्लियर टर्म्स, है ना, जैसे बताया कि पहले वाले टर्म्स के फॉर्म में डिफाइन हो। जैसे एग्जांपल है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? एफ एन इक्वल्स टू पिछली 2 टर्म्स का सम होता है। क्या होता है? पिछली 2 टर्म्स का सम। जैसे 1, अब 1 लिया तो 1 प्लस 0 मान लो, तो 1 हो गया दूसरी टर्म भी। अब ये जो टर्म है ये पिछली 2 टर्म का सम है, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब जो उसके अगली टर्म है 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। 3 के बाद अगली टर्म क्या होगी? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34, ऐसे ऐड करते आप चले जाओ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस फेमस क्यों है? क्योंकि ये एक पैटर्न बनाती है ना, जो इसका ग्राफ बनेगा ना, स्पाइरल टाइप का ग्राफ बनता है इसका, है ना। ये मान लो कि नीचे से स्टार्ट होके, उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ स्टार्ट हुआ तो ऐसा, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो जब ऐसा बनता है तो ये हमको पौधों में, है ना, प्लांट्स में, डीएनए में ऐसे हमको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, इसलिए फिबोनाची सीक्वेंस बहुत ज़्यादा फॉर्म वो होती है, फेमस होती है। अब जो लीनियर रिकरेंस होता है, लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर भी होते हैं। इंजीनियरिंग में हम नॉन लीनियर भी पढ़ते हैं वैसे तो, ग्रेजुएशन के टाइम पे ही, बट फिर भी हम चलो लीनियर लेके चले तो क्या होगा? ए एन इक्वल्स टू सी वन, ए एन माइनस वन प्लस सी टू, एन एन माइनस टू, और इस तरीके से लीनियर रिकरेंस फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी होता है, सही बताऊं, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन भी होता है, बहुत मजा आता है वैसे सॉल्यूशन करने में, और इतना टाइम नहीं अपने पास कि अपन रिकरेंस रिलेशन पढ़े। नहीं तो ये जो कॉम्बिनेट्रिक्स का चैप्टर है, जब ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ ये चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर रहता है, और बहुत मज़ा आता है, थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, क्योंकि भैया आपके पास सीधी बात है, पिछली टर्म का सॉल्यूशन आप जनरेटिंग फंक्शन ऐसा बना दोगे कि जिससे आप हर टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार हो जाता है ये काम करना। A generating function encodes a sequence A0 as a पावर सीरीज बन जाती है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब डैश 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 AN x की पावर n।
यूजेस ऑफ जनरेटिंग फंक्शन क्या है? सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन बताया, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम्स इन कॉम्बिनेट्रिक्स, फाइंडिंग क्लोज्ड फॉर्म फॉर्मूलाज फॉर सीक्वेंस, ठीक है, पावरफुल टूल दैट कनेक्ट्स कॉम्बिनेट्रिक्स विद अलजेब्रा एंड एनालिसिस। तो जनरेटिंग फंक्शन बहुत काम का हो जाता है ना। चलो, तो ये हमारी समरी थी, हमने बढ़िया 3 चैप्टर पढ़े, इनके क्वेश्चन जो आपको करना है घर में जाके बिल्कुल रिपीट सारे के सारे क्वेश्चंस लगाएं। ठीक, क्वेश्चन की कमी हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। nth टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, सम का फॉर्मूला ये होता है। इन इक्वल में ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ए एम जी एम इनइक्वालिटी, कॉशी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। लेकिन मतलब नहीं है कि यही बस आएगा, आपको नॉर्मल पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन साइन एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ऐसे भी आ सकते हैं ना, ध्यान रखें इस चीज़ का। कॉम्बिनेट्रिक्स, ये आपका एन फैक्टोरियल क्या है ना, एन सी के क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम बता दी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन बता दिया, पिजन होल और रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन दिस, फाइंड एपी एंड द 20th टर्म। अब आपको एस एन दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, क्या दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, मतलब अगर आपको S1 निकालना है तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8। S2 निकालना है तो यहाँ 2 डाल दो, तो 3 2 का स्क्वायर 4, 4 नहीं, हाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 नहीं 12, 12 प्लस 10 22, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो वही निकाला है। और साथ में आपको क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म का। अच्छा नहीं, सम दे रखा है, एपी निकालना है और 20th टर्म निकालना है। तो देखो, मैं बता देना भूल गया था, एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो nth टर्म है, जैसे मेरे पास लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब मुझे ये फोर्थ निकालना, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या है, एपी है, ये पहली बात, और फोर्थ टर्म खुद में यहाँ पे फोर्थ ही है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे सम दिया हुआ है, तो मुझे 1 से 4 तक का सम दिया है, मैं माइनस कर दूंगा उससे 1 से 3 तक का सम। तो आप देखो खुद ही 4 बचेगा, ये पूरी डंडी है सम, ये 4 तक का सम है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा यहाँ तक का माइनस कर दूँ, ये हटा दिया थर्ड तक का, तो अपने आप ये बचेगा 4, है ना। करके देख लो, 2 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, ये टोटल कितना है 10। अब 10 में से मैं कितना हटा दूंगा, उसके जस्ट पहले तक का सम, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 10 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। तो हम इस सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ए एन हमको पता है, एन माइनस वन। अब हमने 3n स्क्वायर प्लस 5n लिया, ये एस एन की थी। अब जब एस एन माइनस वन है तो जहां जहां एन था, वहां एन माइनस वन रख दो, तो यहाँ एन था तो एन माइनस वन, यहाँ एन था तो एन माइनस वन। ओपन कर दो, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको ओपन कर दो तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n माइनस 5n प्लस 5। अब इस 3n स्क्वायर से ये 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 5n से ये माइनस 5n कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 6n, और माइनस 3 प्लस 5 होके प्लस का 2 बचेगा। अब ये हमारा टर्म मिल गया किसका, ए एन की वैल्यू मिल गई, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमारे को, ए एन की। अब जब ए एन की मिल गई तो आपको एपी बनाना है, तो फर्स्ट टर्म तो एन की वैल्यू 1 रखो, तो ए वन कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ भी 1 आ जाएगा। टू सेकेंड टर्म निकालनी है ए टू, अगर तो मैं क्या करूँगा 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना जाएगा 12 प्लस 2 14। ठीक है, इस तरीके से आप सेकंड टर्म निकाल लोगे। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 14 माइनस 8 6, तो जब आपको मिल गया तो पहला टर्म 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32, ऐसे बनाते हुए भी चले जाओ। साथ में 20th टर्म निकालना है, मतलब a प्लस 19d, क्या निकालना है आपको 20th टर्म। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, a प्लस 19d, या फिर आपके पास an का ये भी फॉर्मूला है, तो 6 इंटू 20 प्लस 2 122, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, कितनी आ जाएगी 122। क्लियर है, चलो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। if ABC is greater than 0 and A plus B plus C equals to 3, prove that ABC is less than 1 using the AMGM inequality। ठीक है, तो AMGM इक्वालिटी कैसे होगा कि हमको ये पता है AM क्या होगा 3 नंबर का, A प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है, एवरेज ही कहलाता है। और ये क्या होगा ABC की पावर 1/3, वहां पे रूट ऑफ AB था ना, रूट ऑफ AB को हम क्या लिखते हैं AB की पावर 1/2, तो ABC की पावर 1/3। सिंस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है तो रख दो, तो 3/3 कितना आ जाएगा बच्चों, 3/3 आ जाएगा 1, 1 इज ग्रेटर देन ए बी सी की पावर 1/3। अब दोनों तरफ हम लगा सकते हैं पावर 3, है ना, इधर भी 3 का पावर लगा दो और इसकी पावर भी 3 चढ़ा दो, तो जब दोनों की 3 चढ़ा दोगे तो 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, है ना, ए बी सी इज लेस देन
1 बचेगा, दोनों साइड को कंबाइन कर दोगे तो लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ हो गया। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 person be seated in a row so that two specific person A and B are always seated together? तो दो के लिए तो देखो क्या करेंगे, treat A and B as a single unit. Now we have 7 total units. 8 में से A और B को साथ में मान लिया तो केवल 7 बचे। अब arrange 7 units in a row, 7 फैक्टोरियल 5040 तरीके। A and B can swap within their unit. अब A और B आपस में तो चेंज कर सकते हैं ना, B पहले आ गया A बाद में आ गया, A बाद में आ गया B पहले आ गया, तो दो तरीके हैं इसके, ए बी या फिर बी ए। अब टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 है ना, 5040 तो 7 के हो गए करने के तरीके, और ए बी के ये इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जाएगा 180 वेज। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन एक्स की पावर 10, है ना, क्या लिखा है, एक्स प्लस वन अपॉन, नहीं सॉरी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 दे रखा है। तो मिडिल टर्म क्या होता है, टी की पावर टी एन 2+1 यानी T6 होगा यहाँ पे, n/2+1, n/2+1 है ना। मिडिल टर्म हम किसको मानते हैं, n/2+1, तो यहाँ पे 10 टर्म है तो 10/2+1 मतलब कितना है, 5+1 मतलब 6th टर्म, T6 ही जो है मिडिल टर्म होगा। तो T6 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, C10 5 और ये सॉल्व कर देंगे। अच्छा, एक TR का फॉर्मूला होता है, TR+1 = NCR, है ना। अब A और B के फॉर्म में है तो A की पावर R, B की पावर n-R, ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। रख दिया इसको। अब R+1 है यानी R की वैल्यू यहाँ पे 5 लेनी पड़ेगी ना, तब तो ये 6 बनेगा 5+1, तो क्या हो जाएगा 10C5, ये 10C5 A की पावर R, A की पावर 5 और 1/x n-R, तो 10-R भी 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 35 लाइक क्रिकेट, ये इंक्लूजन का वो है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। 28 लाइक फुटबॉल एंड 10 लाइक बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर स्पोर्ट, कोई किसी को नहीं पसंद। तो देखो, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल मतलब जो कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो पसंद है, तो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल लेंगे तो क्रिकेट प्लस फुटबॉल और दोनों में जो पसंद है, तो 35 + 28 - 10 मतलब टोटल 53 हमको मिल रहे हैं। अब कह रहा है कि दोनों पसंद नहीं है, तो टोटल कितने लोग हमारे पास 60 है, तो 60 में से 53 में लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई स्पोर्ट तो पसंद ही है, तो 60 में से 53 घटा देंगे तो 7 लोग ऐसे मिलेंगे भयंकर खांसी, ठीक है, ऐसे मिलेंगे 7 लोग जो कि ना फुटबॉल पसंद करते हैं ना ही क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया, कौन सा वाला, कॉम्बिनेट्रिक्स, इनइक्वालिटी और एपी। अब इनके भर भर के क्वेश्चंस लगाओ और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है रीच आउट करो मेरे तक, आपके पास सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम हो गया, ये जितने भी ग्राम होते हैं ना, 5 ग्राम 6 ग्राम जितने भी ग्राम है आपको मिल जाएंगे, और कमेंट करने से भी मिल पता चल जाता है। अब ये क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा मैं कम टाइम ले रहा हूँ, मुझे पता है, बट ठीक है, अभी हमने को थोड़ा सा बस रिवाइज करना है, तो रिवीजन के हिसाब से ठीक है। अब इसके बाद से देख सेकंड, इसके बाद जो है हमारा, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, वो तो है ही नहीं मेरे पास पेन ड्राइव, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो मेन सिलेबस में बचेगा वो कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है मेन, और बाकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी, उनको भी फटाफट निपटा के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में जो लॉजिक्स लगते हैं ना ज़्यादा मज़ेदार होता है ना, वहाँ पे जब पढ़ते हैं, अब जैसे हम जब पढ़ रहे थे ये अपना मान लो कि एपी पढ़ रहे थे, तो एपी में जो नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, एपी का लॉजिक पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ने में कि भाई कॉन्सेप्ट कितना इत्तू सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट में कोई भी एपी पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें जो लॉजिक्स लगते हैं, उसमें जो दिमाग लगता है, उसी में मजा आता है ना। तो मेरी कोशिश ये है जल्द से जल्द हम क्वेश्चन पे पहुंचे, ठीक है। तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चन भर भर के लगाते रहिए, बढ़ते रहिए, ये साथ में रिवीजन के लिए आप लेक्चर जरूर देखिए। और अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए, तो जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी दूसरी इक्वेशन, उनके जो है शॉर्ट्स बना रखे हैं ग्राफिकल फॉर्म में, तो वो जरूर देखें, एनिमेशन से देखने में बड़ा मजा आता है और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।